वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट CHE 01 की जो असाइनमेंट है उसका पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, लेकिन उसके बाद 6 to 10 क्वेश्चंस पार्ट 2 वीडियो में लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन, जिसका फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है एलिमेंट X जो है एक कंपाउंड बनाता है XOCl3, जिसमें हमें X फाइंड करना है। लेकिन इन्होंने एक क्लू दिया है कि जो X और O ऑक्सीजन है उसके बीच में डबल बॉन्ड है। X एलिमेंट जो हमारे लिए अननोन है अभी, और ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड कैरी करते हैं, लेकिन उसी अननोन एलिमेंट और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो हमें फाइंड करना है कि इन सभी में से, इन चारों में से कौन सा एलिमेंट X होगा। तो अगर आप कंपेयर करें इन सभी को, एल्यूमिनियम लेके देखें, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इन सभी में से आप एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर लेके देखें तो क्या है कि आपको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन लिखनी पड़ेगी। लिखने के बाद आप उसके जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आप उसके लिगेंड्स बनाते हैं कि कितने क्लोरीन्स लगेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और सल्फर ये स्ट्रक्चर कैरी नहीं कर सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो। एल्यूमिनियम के साथ भी नहीं, सिलिकॉन के साथ भी नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो इस आंसर का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ ये समझाने के लिए है कि ये तीनों क्यों नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कोई क्वेश्चन मतलब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सिर्फ फॉस्फोरस ही क्यों, जैसा कि मेरा आंसर फॉस्फोरस है, ऑप्शन नंबर 3, तो ये तीनों क्यों नहीं है। तो उसी का आंसर ये है कि आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करें। तो वो कैसे अप्लाई करना है, वो आपको, अगर आपको लेक्चर देखना है तो आपको प्ले लिस्ट में जाएं और लेक्चर देखें, उसमें ये सभी चीजें समझाई हुई हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें फॉस्फोरस जो कैरी करता है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, अप्लाई करेंगे आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बाय राइट देयर कॉन्फ़िगरेशन, एंड उसी से आपको पता चलेगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और इसकी शेप क्या है। तो शेप अगर आप देख रहे हो जिसमें सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो टेट्राहेड्रल शेप है, लेकिन जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 की बजाय 103 डिग्री है। वो ऐसा क्यों है? ड्यू टू द रिपल्शंस। तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगा कि ये जो रिपल्शंस है, रिपल्शंस की वजह से बॉन्ड जो है 109.5 से 109 से कम होके डिक्रीज होके 103 रह गया है, लेकिन जो प्रॉपर शेप है इसकी वो टेट्राहेड्रल शेप है। तो वही आंसर इसमें लिखा हुआ है। और जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप शेप प्रेडिक्ट करें और उसको रीजन में बताएं, तो वही इसमें सिर्फ उतना ही आंसर लिखा गया है। और इसके साथ ये भी बताया गया है जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बाकी सिंगल बॉन्ड विद क्लोरीन। तो बॉन्ड लेंथ्स यहाँ पे बताई गई हैं, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर में, अदरवाइज ऐसे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। तो ये था ए पार्ट और बी पार्ट है। यू आर गिवन गैसियस सब्सटेंस, आपको एक गैसियस सब्सटेंस दिया गया है। एक्सपेरिमेंटल मेथड कोई ऐसा बताएं जिससे हमें ये पता चल सके कि जो गिवन सब्सटेंस है, गैसियस सब्सटेंस, वो पोलर है या नॉन पोलर। तो ऐसा कैसे पता करेंगे? तो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जो हैं डिटर्मिन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा मेथड जिसके लिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम एक ग्राफ बनाते हैं। जो ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ होता है बिटवीन मोलर पोलराइजेशन और टेम्परेचर के बीच। तो मोलर पोलराइजेशन हम यहाँ पे रखेंगे y एक्सिस पे, और इनवर्स ऑफ टेम्परेचर जब लेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैसियस सब्सटेंस की बात करी गई है, लेकिन हम इसे एग्जाम्पल के साथ बताएंगे बाकी सब्सटेंस के साथ कंपेयर करके कि हमने एक HCl लिया, CCl4 हमें गिवन होगा, और CH3Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड। क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि आपका कोई भी गिवन सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस, तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि हमारे पास सपोज करिए तीनों हमें गिवन है, तो हम अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। तो टोटल मोलर पोलराइजेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन ये किस केस में, अगर आप इस ग्राफ में देखें तो अगर ये केस देख रहे हैं मिथाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे मोलर पोलराइजेशन भी इंक्रीज कर रहा है।
ये केस होता है मिथाइल क्लोराइड में। लेकिन हमें HCl दिया गया है तो वहां पे भी हमें इंक्रीज मिलेगा, लेकिन ये इंक्रीज इसके कंपैरेटिव कम है, तो थोड़ा डेविएट कर रहा है इसके कंपैरेटिव। लेकिन अगर आप CCl4 का अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये देखिए, ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल इसकी लाइन चल रही है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब कि इसकी स्लोप ही नहीं होगी, स्लोप तो जीरो है, स्लोप जीरो है। तो हमने इन तीनों में से क्या देखा, यहाँ पे पॉजिटिव डिवीजन, पॉजिटिव आपको स्लोप मिल रही है, पॉजिटिव स्लोप मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन CCl4 के केस में इसकी जो इसकी स्लोप है वो ही जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सब्सटेंस हमें गिवन है, मॉलिक्यूल हमें गिवन है, वो नॉन पोलर है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स मोलर पोलराइजेशन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये ऐसा डिक्रीज क्यों बोला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो टेम्परेचर है उसका इनवर्स ले रहे हैं, 1/T ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम जैसे अगर हम सिर्फ T लेते तो हम बोलते कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हमें जो मोलर पोलराइजेशन की वैल्यू है वो भी उसमें भी इंक्रीज मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे T इनवर्स है तो हम उल्टा बोलेंगे कि डिक्रीज इन टेम्परेचर, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर PM वैल्यू इंक्रीजेस। तो वही यहाँ पे लिखा। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए जो मोलर पोलराइजेशन है वो डिपेंड ही नहीं करती है टेम्परेचर पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तभी वो जो स्लोप है जीरो आती है और जो ग्राफ है हमें वो पैरेलल मिलता है इंडिपेंडेंटली। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वाइल अदर कॉम्प्लेक्स इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आपको एक जिसमें लिगेंड्स सिर्फ डिफरेंस लिगेंड्स का है। बोथ द कॉम्प्लेक्स आयंस आर ड्राइव्ड फ्रॉम फेरिक आयन, मतलब कि Fe3 पॉजिटिव। फॉलोइंग द एग्जाम्पल वर्कड आउट फॉर D4 कॉन्फ़िगरेशन। यूनिट नंबर 6 में जाएं, उसका सेक्शन 6.8 उसमें जाएं तो उसको पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3D लेवल ऑफ फेरिक आयन, और दूसरा क्वेश्चन है इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D लेवल ऑफ फेरिक आयन स्पीशीज इन ईच कॉम्प्लेक्स आयन, प्रेडिक्ट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर बोथ। तो सबसे पहले there are two arrangements, electronic arrangements possible for metal ions। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम लिगेंड्स। तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन सिंपली दी गई है, जो मेन आंसर आपका स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें जब आंसर देना होता है तो हमें उसे आंसर का कॉज सबसे पहले बताना होता है, तो उसके बाद हम अपना मेन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हमें दोनों दिए गए हैं। फेरिक आयन है तो सबसे पहले फेरस का आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, उसके बाद 3 पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा के उसके बाद आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे। फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको पता है कि जो हाई स्पिन के लिए कोई भी पेयरिंग नहीं होती है, तो सिंपली 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन लोअर स्पिन के लिए आपको पता है जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पेयरिंग हो जाती है। ये सब आपको ऑलरेडी लेक्चर्स में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये सिर्फ किस केस में है? फेरस आयन के केस में। आपको बताना है फेरिक आयन के केस में। फेरस में आपको पता चल गया, फेरिक आयन में कैसे पता चलेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा के। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचते हैं। लेकिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में आपको पता है कि यहाँ पे पेयरिंग करनी होगी, पेयरिंग सिर्फ यहाँ पे होगी, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच जाएगा। और सेकेंड क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट पता करनी है, जिसका फॉर्मूला आपको गिवन है, जिसमें n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करें, रूट सॉल्व करें, आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, मेसोफॉर्म क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ हमें बताएं, और उसके साथ साथ कोई एक डिफरेंस जरूर बताएं। तो रेजिमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्वल मिक्सचर, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी आइसोमर्स जो होते हैं उनका इक्वली मिक्सचर अगर हो तो उस मिक्सचर को हम रेजिमिक मिक्सचर बोलते हैं। और उसके साथ साथ एग्जाम्पल पूछी गई है तो एग्जाम्पल सबसे सिंपल एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड की हो जाती है। लेकिन मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कम से कम 2 या उससे ज्यादा कायरल कार्बन्स होते हैं।
2 तो होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन वो जो कायरल कार्बन है अगर हम उन्हें डिवाइड भी करते हैं, जैसे यहाँ पे एक डॉटेड लाइन के साथ बताया गया है, अगर हम इसे डिवाइड भी करते हैं तो ये जो 2 पार्ट ए बी पार्ट बन जाते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होने चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल मीजो टार्टरिक एसिड, इसमें 2 कायरल सेंटर्स हैं, 2 कार्बन, ये 2 कायरल कार्बन को डिवाइड करा है तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होने चाहिए। तो एक डिफरेंस भी बताना था। तो रेजिमिक मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नोन एज रेजिमिक मिक्सचर। लेकिन मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? हैविंग मोर देन 1 आइडेंटिकल स्टीरियो सेंटर एंड सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो उसके साथ साथ क्योंकि एक डिफरेंस पूछा है तो हम बाकी भी बताएंगे। कंटेन्स नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेजेस, नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेजेस होते हैं लेकिन मेसो कंपाउंड में आइडेंटिकल होते हैं, जैसे कि आपने टार्टरिक एसिड में देखा। लेकिन जो रेजिमिक मिक्सचर होता है उसमें कायरल कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन जो मेसो कंपाउंड्स होते हैं उसमें हम कंसीडर्ड एज ए कायरल कंपाउंड्स, उसे ए कायरल कंपाउंड की तरह कंसीडर करा जाता है अगर मेसो कंपाउंड की बात करें। आप इन तीनों में से कोई 2 डिफरेंस लिख सकते हैं, अदरवाइज एक भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th ए पार्ट, द बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल गिवन, बॉन्ड लेंथ गिवन है। आपको पता करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल कांस्टेंट। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। मास अगर आपको पता करना है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ, और सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फॉर्मूला होता है I इज टू म्यू आर स्क्वायर। आर आपको पता है लेकिन आपके पास म्यू वैल्यू डाइपोल मूवमेंट नहीं पता है, लेकिन डाइपोल मूवमेंट के लिए आपको अभी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें ये जो फॉर्मूला है इसमें आपके पास ये सारी वैल्यूज हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ आयोडीन। आपने जो यहाँ पे गिवन में लिखा है वही सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करें, उसके बाद डिवाइड और मल्टीप्लाई करें। आई अगेन सजेस्ट कि प्लीज आप जो ये कैलकुलेशन है सबसे पहले आप कैलकुलेटर की हेल्प से आप खुद से सॉल्व करें। कोई एक आध डिजिट में डिफरेंस हो सकता है तो प्लीज सबसे पहले आप अपने बिहाफ से ये करें, उसके बाद आंसर मैच करें। तो म्यू वैल्यू फाइंड करने के बाद एक एक स्टेप इसमें लिखा हुआ है। ये म्यू वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है आर स्क्वायर, और उसके बाद किलोग्राम मीटर स्क्वायर में आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें रोटेशनल कांस्टेंट भी पूछा गया है। रोटेशनल कांस्टेंट में क्या है? बी वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है? एच इज अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। एच प्लैंक कांस्टेंट गिवन है, 8 पाई वैल्यू गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड कर लिया, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसे सॉल्व करें और सेंटीमीटर यूनिवर्स में वैल्यू निकाली। What is the essential condition for a molecule to be microwave active? क्या ऐसी कंडीशन है? कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज दैट अ मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो ये है मेन कंडीशन के मॉलिक्यूल शुड पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। व्हेन अ मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? वो रोटेट करेगा, रोटेट होगा तो इसके साथ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो क्या करेगा? वो माइक्रोवेव रेडिएशन में एग्जिस्ट करेगा। तो ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब, या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर एनर्जी एमिट होगी। दस रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल गिव राइज टू अ स्पेक्ट्रम। चाहे एनर्जी जब एमिट होती है तो हमें एक स्पेक्ट्रा मिलता है, तो उसी स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, एक्टिव स्पेक्ट्रा। लेकिन कंडीशन जो मेन है वो है परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताएं, एग्जाम्पल दें जिसमें मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करें, माइक्रोवेव एक्टिव हो। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें माइक्रोवेव इनएक्टिव हो। इफ द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो हम उसे माइक्रोवेव इनएक्टिव बोलेंगे, जिसकी एग्जाम्पल HCl, मिथाइल क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन मॉलिक्यूलर माइक्रोवेव एक्टिव के लिए क्या है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट रेशियो फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट दोनों के लिए, म्यू ड्यूटेरियम आयोडाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन म्यू वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन उसके लिए हम मास निकाल सकते हैं। ड्यूटेरियम का मास हमें पता है, आयोडीन का हमें पता है। हम उसे एवोगाड्रो नंबर के साथ डिवाइड करेंगे और इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूला में। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें रूट्स सॉल्व करना है, जिसमें हमें एक वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू क्या होगी? कॉरस्पॉन्डिंगली रेशियो हमें मिल जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के लिए। उसके बाद
बी पार्ट, बेस्ड ऑन Beer-Lambert law, explain the method of finding out the concentration of a given solution of potassium dichromate. You are also provided with a standard solution of potassium dichromate. आपको लैब में प्रोवाइडेड है एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन K2Cr2O7 का पोटाशियम डाइक्रोमेट का. आपको क्या करना है, एक वैसा मेथड बताएं जिससे हम उसकी कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं. डिफरेंट सिंबल एप्सिलॉन यूज, आपने अगर फॉर्मूला एब्जॉर्बेंस का यूज करा है तो उसमें एक फॉर्मूला होता है ACX, जिसमें जो A वैल्यू से हम रिप्लेस कर देते हैं एप्सिलॉन वैल्यू के साथ. आपकी जो आंसर है वो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मैंने ये बताया कि यहाँ पे एप्सिलॉन क्यों आया. एप्सिलॉन वैल्यू अगर आप फाइंड करते हो, यहाँ पे जो x है वो क्या है, वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो हम लैब में यूज करेंगे. हम जो लैब में जितना वेट हम उसका यूज कर रहे हैं वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. कंसंट्रेशन हमने कितनी बनाई है, हमने काउंट करी है, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. एप्सिलॉन वैल्यू क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ particular compound at a given wavelength. To calculate epsilon value only, हम जो एप्सिलॉन वैल्यू हमें जो फाइंड करनी है वो तभी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें x और c वैल्यू पता है. क्यों, जो बाकी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू है वो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर लेंगे. तो इससे हमें क्या पता चला कि हम इस फॉर्मूला के साथ अगर हमें एप्सिलॉन वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ऑलरेडी ये चीजें पता होनी चाहिए. एब्जॉर्बेंस हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता कर लेंगे. लेकिन जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपको गिवन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है स्टैंडर्ड सोल्यूशन कितना है, वरना हम उसे मैथमेटिकली भी सॉल्व करते. फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ए पार्ट, रेट कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हमें गिवन है और उस इतने ईयर्स के बाद वो हाफ लाइफ जो टी हाफ वैल्यू हमें गिवन है. और हमें ये पता करना है मास ऑफ कोबाल्ट दैट विल रिमेन हाफ आफ्टर 21.04 ईयर्स. तो फॉर्मूले में के टी हाफ हमें सारी वैल्यूज पता है, लेकिन हमें एन वैल्यू फाइंड करनी थी. फॉर्मूला टी हमने अप्लाई करा और उसमें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू सॉल्व करी है. और ये जो न्यूमेरिकल है इसे सबसे पहले खुद के हाफ से सॉल्व करें, उसके बाद ही इस पे अप्लाई करें. एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनिंग एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल यूजिंग रेडियोएक्टिव डेटिंग मेथड. कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, मेथड ऑफ डेटिंग एशियन ऑब्जेक्ट ऑफ organic source is based on the fact that preserved object, it contains measure amount of radioactive carbon. एटमोसफेयर में कार्बन का आइसोटोप 14 का इज फाउंड बाय, लेकिन क्योंकि क्या होता है 12 का हमारे पास कार्बन का जो आइसोटोप होता है, लेकिन 14 कैसे बनेगा, अगर हम उसकी रिएक्शन एटमोसफेयर में अगर उसकी रिएक्शन होती है नाइट्रोजन के साथ तो हमें मिलता है कार्बन विथ 14 एटॉमिक मास. ये जो रेडियो एक्टिव कार्बन हमें मिला फॉर्म बाय अबव प्रोसेस इज इवेंचुअली इनकॉर्पोरेटेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर. अ कांस्टेंट कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ अबाउट 1 atom ऑफ दिस आइसोटोप टू वेरी एवरी 10⁻10 atoms. तो इसका मतलब ये हुआ कि every atom of this isotope it will produces this, मतलब कि it will produces its parent isotope with the reaction with liberating carbon dioxide in the atmosphere. Living plant में taking in carbon dioxide has the same ratio, किसका ratio, isotope with its parent isotope, इसका ratio as the plant eating animals. Radioactive decay of carbon 14 takes place and the ratio drops. उसके बाद एक रिएक्शन बताई गई है, या रिएक्शन आप लिखें तब भी चलेगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाय मेजरिंग दिस रेशियो, जो रेशियो हमने बोला है कि वो ड्रॉप कर जाती है, लेकिन अगर हमें वो रेशियो पता है तो हम उस रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं जो लिविंग सेल्स हैं उसके साथ. अगर कंपेयर करेंगे तो हमें एक पर्टिकुलरली ये पता चल जाएगा कि किस टाइम पे कोई भी जो प्लांट है वो डाइड हुआ है, और या फिर प्लांट की बजाय कोई एनिमल जिसने उसे खाया है वो कब डाई हुआ है, वो कब खत्म हो चुका है. मतलब उसकी हमें डेट पता चल सकती है, हम उसका पता कर सकते हैं. तो इसी के साथ हमने कंप्लीट करे हैं 10 क्वेश्चंस. इन अदर वर्ड्स वी हैव कंप्लीटेड CHE 01 असाइनमेंट. इसके साथ ही ये जो आपकी असाइनमेंट है इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम सजेशंस एंड डिमांड्स स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमें PDF चाहिए, हमें PDF से नोट डाउन करना होता है. कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो चाहिए. तो ये जो आपको मिल रहा है दिस इज़ अ
This is the platform where you can write down by pausing video or by taking screenshot for these videos, or you can write down easily. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमें ज़रूरत है, हमें नीड है पीडीएफ की, तो वो पीडीएफ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बट वो पीडीएफ पेड है। लेकिन अगर आपको फिर भी टाइम बचाना है, आप इस वीडियो की हेल्प से नोट डाउन नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू व्हाट्सएप, और हमें बताएं कि आपको कौन सी पीडीएफ चाहिए, हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन वो जो स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं कि वो पीडीएफ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई भी वीडियो हमारी जो भी अपलोड हो रही है वो विदाउट एनी कॉस्ट आप देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे साथ कांटेक्ट करना होगा थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक। तो देखती है चैनल कोर क्लासेस, और नेक्स्ट आपको असाइनमेंट कौन सी चाहिए वो भी हमें बताते रहें, और देखते रहिए चैनल कोर क्लासेस। थैंक यू।